तो पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज़ दो ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर पेंच ही फंस गया है। दोनों ही मुद्दों पर अमेरिका और ईरान में कोई भी जो है अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मांगों पर ये अड़े हुए हैं और इन मांगों पर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान से वापस रवाना भी हो गए और अब सीज फायर का क्या होगा, युद्ध विराम कितने दिन चलेगा, क्या फिर से मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ेगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस मीटिंग के बाद से रवानगी की, और जो मीटिंग से सामने आया है कि दो मुद्दे न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज़ को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अब यही बड़ा सवाल है कि सीज फायर का अब क्या होगा। सीज फायर हुआ था, बातचीत की मेज पर आप आए थे, जब बेनतीजा रही तो क्या फिर से युद्ध छिड़ेगा या फिर नए सिरे से बातचीत होगी। तो ये वो दो मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है परमाणु डील। होर्मुज़ पर जो है ये दो है जिन पर पेच फंसा हुआ है। जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसके परसेंटेज को लेकर अमेरिका की चिंताएं हैं कि 5% में जब काम हो सकता है 60% आपने क्यों किया हुआ है, इसे आप खत्म करो। और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरान अपना नियंत्रण चाहता है और उसके जरिए वो अपनी आर्थिकी को सुधारना चाह रहा है, जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाह रहा है। अमेरिका इस पर ईरान के नियंत्रण के लिए राजी नहीं है। जेडी वेंस की जो टिप्पणियां थी जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए जितनी बुरी खबर है उससे ज्यादा बुरी खबर ये ईरान के लिए है। तो ये बुरा तो पूरे विश्व के लिए ही है, क्योंकि तेल गैस का संकट है, महंगाई का खतरा है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट्स पर लगातार प्रेशर बन रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा। और सुमित, ये लगातार जो है चिंताजनक कि दो जगहों पर पेच फंसा हुआ है। और इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता फेल होने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर। उन्होंने ईरान को धमकी भी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल साझा करते हुए लिखा कि युद्धपोत से ईरान की घेराबंदी का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास विकल्प मौजूद है। ये ईरान को धमकी भी उन्होंने दी है। सवाल है कि मिलिट्री एक्शन से अमेरिका को अब तक तो कुछ हासिल हुआ नहीं है। वो ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा मजबूत है, इजराइल और अमेरिका ज्यादा मजबूत है, लेकिन अब तक हासिल नहीं कर पाए। ईरान ने भी यही टिप्पणी की। ईरान ने भी यही कहा कि जो मिलिट्री ऑपरेशन जो आपको हासिल हुआ नहीं, आप बातचीत के जरिए वो हासिल करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि राजीव देखिए, जिस तरीके से आपने मिस कैलकुलेशन किया अपने वॉर फ्रंट पर, वैसे ही मिस कैलकुलेशन आपने नेगोशिएशंस में भी किया। ये लगातार ईरान की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए मिस कैलकुलेशन किया जा रहा है, अमेरिका हम पर चीजें थोप रहा है, अमेरिका लगातार अपनी एक रिजिड नेगोशिएशन शर्तों के साथ आया जो हमें मानने के लिए तैयार नहीं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नौसेना की कार्रवाई की बात करते हैं तो क्या यह कार्रवाई 40 दिनों में अमेरिका का ऑप्शन नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी। पॉसिबिलिटीज बिल्कुल। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको और देते हैं। पाकिस्तान में जारी वार्ता के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमने आपको एक पोस्ट दिखाया और चेतावनी भी उन्होंने ईरान को दी थी, और हमने उन्हें पहले ही हरा दिया। एक नाकाम देश है ईरान, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And it's a pretty beautiful thing to see. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines, in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. If China does that, China's going to have big problems, okay? और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए नेवल पावर यानी जो विकल्प है समुद्री रास्ते से घेराबंदी करना। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ तेल अवीव से जुड़ गए हैं। प्रणय, ये विकल्प तो पिछले 40 दिन पहले भी था। हमने देखा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पे तैनात है, त्रिपोली आ गया मरीन्स को लेकर, बॉक्सर आने वाला है, वहां पे यूएसएस गिराल्ड फोर्ट वहां पर मौजूद है हाइफा के पास। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी नेवल मेजर एसर्ट्स को वहां पे डिप्लॉय नहीं किया हो। इस समय अमेरिका की तैनाती मिडिल ईस्ट में पूरे पुराने समय से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर वो बात रिपीट कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर है ईरान के ऊपर कि देखिए मान जाओ हाइफा को लेकर या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, तभी बातचीत बन सकते हैं, अदरवाइज हम बड़े अटैक्स की कोशिश करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सैन्य दबाव कम करते हुए कतई नजर नहीं आना चाहेंगे। इनफैक्ट उनकी कोशिश होगी कि इस सैन्य दबाव के बदले में उन्हें वो डील मिल जाए, ताकि वो अमेरिकी जनता को बता सकें कि उन्होंने वो हासिल कर लिया जो कि अमेरिका का कोई पूर्व राष्ट्रपति ईरान के साथ हासिल नहीं कर पाया बीते 47 सालों के अंदर, और वो इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर बताना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो एक परसेप्शन की, एक नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, कौन जायज है और कितना जायज है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि ये दिखाएं कि ईरान कितना अनरीजनेबल है, वो दुनिया को संकट में डाल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को उसने बंद कर रखा है, जिसके कारण दुनिया के तमाम देश जो हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं इम्पैक्ट हो रही है। और अमेरिका जो है, अगर ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका सैन्य ताकत के बल पर उसको खुलवाने का भी मादा रखता है, और वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे। अब क्या वाकई में अमेरिका ईरान के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहेगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा खतरा उसके अपने नेवल एसेट्स के लिए है। उसके लिए बड़ा खतरा इस चीज को लेकर भी है कि अगर उसके जहाजों को, उसके विमान वाहक पोत को या अमेरिकी सैनिकों को और नुकसान हुआ, तो फिर उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट अमेरिका के अंदर भी होगी। तो ये एक टग ऑफ वॉर है, जिसके अंदर दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। ईरान का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि ये सारी चीजें सेटल नहीं होती हैं या तय नहीं होती हैं, और अमेरिका अपना ये दबाव कम नहीं करता है। बातचीत की मेज के ऊपर जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है, तब तक जो जमीनी स्थिति है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ये दोनों तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बन रहा दबाव है, अब वो किस तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं सुमित। पहला ये कि खाड़ी के देश क्या करते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि सऊदी अरब आज पाकिस्तान का एक बड़ा मिलिट्री कंटिंजेंट पहुंच रहा है, जिसमें फाइटर जेट्स भी हैं, करीब 13,000 सैनिक भी हैं। और ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मिलिट्री अलायंस है, या जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अलायंस है, डिफेंस पैक्ट है, उसके आपको तहत बीच में रोक रहा हूं, माफ, इजराइल ने एक बार फिर से बड़े अटैक्स किए हैं, खासतौर पर साउथ ऑफ बेरूट के ऊपर अटैक किए गए। एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया। देखिए, लेबनान पर इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान इसको लेकर पहले भी कह चुका है कि देखिए आपको अटैक रोकने पड़ेंगे, ये प्री कंडीशन थी, लेकिन फिर भी इजराइल की तरफ से साउथ लेबनान पर आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक्स किए, रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करने का, यानी उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और जो रॉकेट लॉन्चर्स है उन पर अटैक किए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े। प्रणय, देखिए एक तरफ तो हम बातचीत करते हैं कि एक तरफ जो प्रेशर डाला जा रहा है वो नेवल ब्लॉकेज को लेकर डाला जा रहा है, वहीं लेबनान पर भी इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे में मिलिट्री गोल तो अमेरिका और इजराइल अचीव कर ही रहे, लेकिन नेगोशिएशंस में भी ईरान को फंसा कर रखना चाहते हैं, ताकि ये टाइम मिल जाए अमेरिका और इजराइल को अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को रिवाइव करने का। निश्चित रूप से जब तक कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता सुमित, तब तक तो वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, इस सीज फायर के दौरान ये संघर्ष विराम है, केवल संघर्ष समाधान नहीं है। और जब तक संघर्ष का समाधान नहीं होता, किसी तरीके का सेटलमेंट नहीं होता, तब तक सिचुएशन वॉलेटाइल बनी हुई है। चाहे हम फारस की खाड़ी, अरब सागर की बात करें, या हम जो है पश्चिम एशिया के व्यापक इलाके की बात करें, या इजराइल लेबनान बॉर्डर की बात करें। मैं बीते 2 दिनों से लगातार इजराइल लेबनान बॉर्डर जाता, 3 दिनों से जाता रहा, और वहां लगातार जो स्थिति है उसके अंदर किसी तरीके के सीज फायर का असर नजर नहीं आ रहा है। ये बात सही है कि इजराइल के व्यापक हिस्सों के अंदर जो अन्य इलाके हैं, चाहे सेंट्रल इजराइल हो या बाकी हिस्से हो, वहां पर सीज फायर के कारण जिंदगी सामान्य पटरी पर लौट रही है। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है तेल अवीव का, वो ओपन कर दिया गया है लिमिटेड फ्लाइट्स के लिए, लेकिन फ्लाइट्स यहां से जा रही हैं, आ रही हैं, तो ये चीजें नॉर्मलसी की तरफ लौट रही हैं। लेकिन सिचुएशन अभी भी वोलेटाइल बनी हुई है, और इस बात की आशंका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता है कि लड़ाई का एक और दौर फिर शुरू हो सकता है। और इसी के और यही सबसे बड़ा डर है प्रणय कि देखिए अगर एक और नया दौर शुरू हुआ तो वो और कितना ज्यादा विध्वंसक होगा, क्योंकि देखिए अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ऐसा वेपन जो लगातार न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि ईरान को ये पता है कि इस प्रेशर पॉइंट के ऊपर वो एग्जिट्स करेगा और लगातार वो अमेरिका के साथ साथ बाकी के देशों को भी इस पर प्रेशराइज कर सकता है। मुनीर, हम सबसे पहले आप ही के पास आना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 21 घंटों तक होस्ट किया है ईरान को और अमेरिका को, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। क्या वाकई सब कुछ भी नहीं निकला बातचीत में, या कुछ प्रोग्रेस हुई है जो अभी दोनों ही देश बताना नहीं चाह रहे? थैंक यू सो मच, मुझे आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने 24 घंटे तक के लिए होस्ट नहीं किया। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने पिछले 5 दिन से एक जंग को रोका। दैट इज द बिगेस्ट क्रेडिट जो इस वक्त पूरी दुनिया की जरूरत है।
चाहे वो पाकिस्तान के जरिए हो या किसी के जरिए हो, इस वक्त जंग रुकना बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि इससे पूरा जो ग्लोबल इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो चुका था। बिल्कुल। यहाँ पे जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि डेफिनेटली यूएसए का जो डेलीगेशन था वो वापस जा चुका है। ईरानी डेलीगेशन ने अभी तक अपना वर्डिक्ट क्लियरली नहीं दिया, लेकिन एक बात पॉजिटिव थी कि यहाँ दोनों लोगों का बैठना, दोनों मुल्कों का बैठना, बात करना, डेफिनेटली जब बात हुई है तो ये बात की तवक्को की जा रही है कि कोई ना कोई गुंजाइश जरूर है। हाँ, ये बात मैं जब ईरानी मीडिया को देखता हूँ तो ये जरूर कहते हैं कि इतनी बड़ी जब जंग हो रही हो तो उसका 1 घंटे या 24 घंटे के अंदर एग्रीमेंट साइन हो जाना ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है, और ये हमें समझना भी चाहिए। ये बात बहुत पॉजिटिव है कि इस वक्त तक सीज फायर बरकरार है। अब प्रेशर टैक्टिक्स जरूर हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान जरूर अपनी जगह में मौजूद हैं, उन्होंने चाइना के हवाले से बयान दिया वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये सारा कुछ इस वक्त प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए हो रहा है। इस वक्त तक जो सारी सिचुएशन सीज फायर है, इसमें एक किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम सबको समझने की जरूरत है। आज इस पूरी जो डेलीगेशन थी उसमें यूएस टीम मौजूद थी, इसमें ईरान की जो टीम थी वो मौजूद थी, लेकिन इन दोनों लोगों का मसला है नहीं, असल मसला इसराइल का है, जो कि आज भी एक शरारती बच्चे की तरह कभी लेबनान पे अटैक करता है, कभी दूसरों पे अटैक करता है, और वो आज भी अपने आप को इस सीज फायर से बालातर समझता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज पूरी दुनिया की जो प्रेशर है, खासतौर पे अरब और गल्फ कंट्रीज का जो प्रेशर है, वो ईरान और यूएस दोनों पे है, क्योंकि वो दोनों विक्टिम, इन दोनों की वॉर की बहुत बड़े विक्टिम्स हैं। लेकिन शायद इसराइल इस बात को नहीं समझना चाहता, और वो कंटिन्यू है कि वो यूएस को इस वॉर में धकेलते जाएं, और जैसे बिल्कुल जैसे मुनीर, यूएस देखिए बात तो यही है मजीद कि आगे आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए बातचीत हुई, उसका इनिशिएटिव पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने उस बातचीत की टेबल पर दोनों को आमने सामने लाकर बैठाया। बातचीत किस निर्णायक मोड पर पहुंची ये कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो गया, लेकिन हाँ, बातचीत के दौर इससे शुरू होंगे, ये बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमारे साथ सैयद नजार अब्बास रिजवी साहब भी जुड़े हैं, जो ईरान के कुम शहर से हमारे साथ जुड़े हैं। खासतौर पर रिजवी साहब, अगर देखा जाए ईरान पहले दिन से यह कहता आया है कि लेबनान को लेकर आपको अपना रुख साफ करना पड़ेगा, लेबनान पर आपको अटैक रोकने पड़ेंगे। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो हर बार हर शख्स ये कह रहा है कि देखिए इजराइल को रोक पाना अभी अमेरिका कोशिश भी नहीं कर रहा। ऐसे में क्या माना जाए कि आगे की बातचीत बढ़ सकती है, क्योंकि ना तो बंदर अब्बास को लेकर ईरान झुकने वाला है, ना ही लेबनान को लेकर पीछे हटने वाला है, खासतौर पर हिजबुल्लाह को लेकर। क्या यह डेडलॉक क्रिएट होता नजर आ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज करते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य है यूनाइटेड स्टेट्स का और पूरी दुनिया का कि ट्रम्प जैसा शख्स जो है वो प्रेसिडेंट है यूएस का, जिसने यूएस फर्स्ट के नाम पे तो इलेक्शन जीता, लेकिन अब इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी पे वो अपनी पूरी जो है गवर्नमेंट को चला रहे हैं। पहले दिन से लेके अभी तक देखा गया है कि इस जंग में भी वो इजराइल के कहने पे कूदे थे। अब एक दलदल में फंस चुके हैं, जंग से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जितना जंग से बाहर निकलना चाह रहे हैं वो उतना ही इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। इजराइल उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इजराइल बार-बार जो है हिजबुल्लाह लेबनान पे अटैक कर रहा है, जिससे वाज़ेह बिल्कुल क्लियर है कि ट्रम्प का जो है जोर नहीं चल रहा है इजराइल के ऊपर, और इजराइल पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है। और ट्रम्प ने भी ये ठान लिया है कि इजराइल को आगे रखते हुए वो पूरी दुनिया में जो आर्थिक संकट आ सकता है, ये जंग दोबारा अगर शुरू होगी तो पूरी दुनिया में जो आर्थिक संकट आएगा वो फिर से पूरी दुनिया के सामने है। और ट्रम्प जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, आपने खुद कहा कि अगर उनके पास ताकत होती, अपनी आर्मी पावर के जरिए से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा सकते, तो वो 40 दिन का इंतजार नहीं करते, वो निगोशिएशन टेबल पे नहीं आते। ईरान के स्पोक पर्सन ने क्लियरली कहा है कि जो चीजें यूएस अचीव नहीं कर सका जंग में, वो हमसे बातचीत से अचीव करना चाह रहा था, हमारे ऊपर थोपना चाह रहा था, और ईरान ने पूरी तरह से इसको रद्द कर दिया है। तो इस वजह से इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इजराइल इस वक्त जो है वो विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा उभर के आ रहा है। मैं आपके पास लौटता हूं, हमारे साथ जसदीप सिंह जी भी हैं। जसदीप जी, एक नजरिया ये है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि भाई अमेरिका को हासिल क्या, वो नेतन्याहू के लिए इजरायली फर्स्ट के तौर पर एक तरीके से काम करें। आप ट्रंप समर्थक माने जाते हैं, सवाल यह है कि अमेरिका को इसमें हासिल क्या हुआ इस युद्ध में? मिलिट्री ऑप्शन से तो कुछ मिला ही नहीं आप लोगों को अभी तक। देखिए, इसमें ये हुआ है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे ईरान के, वो बहुत पीछे चले गए हैं। जो एक खतरा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के पास पहुंच चुका है, और आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो ये मिसाइल्स और ड्रोन्स की जगह उन्होंने वो न्यूक्लियर बम चलाने थे। तो ये एक बहुत बड़ा अमेरिका को फायदा हुआ है कि ईरान अब न्यूक्लियर केपेबल नहीं रहा, लेकिन अभी भी उनकी मंशा बनने की है। जेडी वेंस ने कहा है कि वो अभी तक उन्होंने जिद नहीं छोड़ी कि हमें ये खिलौना चाहिए, और उस जिद से वो अभी भी पीछे नहीं हटे। तो मुद्दा एक वो था। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज का जो अभी तक चल रहा है, उसमें सेंटकॉम ने ये खबरें दी हैं
और प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि ये सीज फायर, ये डील नेगोशिएशन में हो ना हो, विद और विदाउट ईरान, हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज खोलेंगे। और सेंटकॉम की ये भी खबर आ रही है कि कल अमेरिकन शिप्स ने दे एंटर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज और उसे माइंस उन्होंने क्लियर भी करना शुरू कर दिया है। तो लेकिन जसदीप जी, मैं मैं समझता हूँ आपको कि उसमें क्लियर कर दूं, बिल्कुल जसदीप जी, वो माइंस क्लियर करना शुरू नहीं किया है, वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये डिस्ट्रॉयर जरूर भेजे गए थे, कहा गया कि फिर ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई और फिर वो वापस लौट गए। वहां पर अभी भी परिस्थितियां या फिर जो स्टेटस है वो वैसा का वैसा ही मौजूद है। बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी है अमेरिका के लिए खोलना, प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए खोलना, क्योंकि वो एक, भले ही अमेरिका वहां से हम तेल ले या ना ले या वहां से कुछ चीज आए अमेरिका में, लेकिन उसमें एक अमेरिका की अब साख बन गई है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज जो है अमेरिका को अब खोलना या खुलवाना पड़ेगा। तो ये एक मुद्दा है। पर मैं फिर भी ये जो आज जो नेगोशिएशंस हुई हैं, इनको अभी भी पॉजिटिवली देख रहा हूं, क्योंकि 10 पॉइंट ईरान के थे, 15 पॉइंट अमेरिका ने दिए थे, और उसमें सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स पे अभी असहमति हुई है। और मैं अभी भी सिर्फ पॉजिटिव रोल में देखता हूं कि ये फिर और सीज फायर अभी भी बरकरार है। तो बिल्कुल, ये लेकिन मैं सीज फायर और बरकरार तो अगले है। हफ्ते जसदीप जी, हमारे साथ मंगलवार सज्जनार साहब है जो डिप्लोमेटिकली चीजों को बेहतर समझते हैं। सर, ये डिप्लोमेसी की कौन सी ऐसी नई लैंग्वेज है जहां आप एक तरफ तो बातचीत की टेबल सजाते हैं, आप लगातार बहुत सालों के बाद, दशकों के बाद आमने सामने आते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां से कहते हैं कि देखिए मिलिट्री एक्शन हम लेने वाले हैं, नेवल पावर हम आगे बढ़ा देंगे। क्या आपको लगता है डराकर, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर ईरान को झुकाया जा सकता है ऐसे मौजूदा समय में जब स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल अच्छे तरीके से ईरान का मौजूद है? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक्स है और जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं मैक्सिमम प्रेशर वो लगाना चाहते हैं ईरान के ऊपर, और वो समझते हैं जो उससे ईरान शायद बदल जाएगा, जो कि वो कर रहा है वो करने से मना कर देगा। पर ये उनकी, जिसे वो कहा जाता है ना, आर्ट ऑफ द डील, जो हमें प्रेशर लगाएंगे और साथ साथ में हम बातचीत भी करते जाएंगे। परंतु हमने पहले देख लिया है जो ईरान नहीं इससे झुकने वाला है। परंतु अगर आप मुझे अनुमति दें तो 2-3 चीजें जो आपने डिस्कस की हैं उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक तो देखिए, लेबनान की जो बात है, जहां तक वो इजराइल और अमेरिका दोनों कह रहे हैं जो लेबनान इस सीज फायर में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप एक तटस्थ रूप से भी उसको देखें, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, जो कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो देखिए लेबनान का ये हिजबुल्लाह का मसला अभी 28 फरवरी को शुरू नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध कॉन्फ्रंटेशन जो है वो तो 2023 में अक्टूबर में जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तब से वो चल रहा है। तो इसीलिए मेरे विचार से अगर इसको इंक्लूड करना, मेरे ख्याल से, जब क्योंकि सभी उन्हीं चीजों का बात हो रही है, जो युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, उसके बाद ईरान के ऊपर हमले होने शुरू हुए अमेरिका के और इजराइल के, उनको बंद किया जाए। ईरान के जो हमले हैं इजराइल के ऊपर और खाड़ी देशों पर, उनको बंद किया जाए। और मेरे विचार से वो वाले सब काफी हद तक वो बंद हो गए हैं। तो इसलिए इजराइल का मसला ऐसा है। अब हॉर्मुज का जैसे जहां तक बात हो रही है, मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत भी जो ईरान की दलील है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये हमेशा से ये एक इंटरनेशनल वाटर्स है, ये एक ग्लोबल कॉमन्स है। अगर आप यहां पर कहेंगे जो हमको वहां पर टोल देना चाहिए, हमको रेवेन्यू अर्जित करना चाहिए, जो हमको जो नुकसान हुआ है उसको ही हमें भरपाई होनी चाहिए। पर देखिए, नुकसान तो ईरान ने भी बहुत किया है खाड़ी देशों में। उन्होंने कितनी रिफाइनरीज, कितनी वहां पर जो एयरपोर्ट्स हैं, कितने पाइपलाइंस हैं, तो क्या उसकी भी भरपाई वो ईरान वहां पर करना चाहेगा? तो मैं समझता हूं, देखिए ये जो अभी वार्ता हुई है, दोनों तरफ से काफी ये थक गए हैं। अमेरिका भी, जिसे कहा जाए, एक फटीग सेटन हो गया है, और ईरान में जो हमारे भाई लोग हैं वहां पर ईरान से हैं, उनको पता है जो ईरान में कितनी वहां पर नुकसान हुआ है, कितनी क्षति पहुंची है। तो इसीलिए दोनों को मिलकर, बहुत ही, इसमें तो कोई दोहराने की बहुत ही ज्यादा है, और क्षतिपूर्ति बातचीत के साथ ही की जा सकती है। लेकिन अभी जो बातचीत हुई है वो तो बेनतीजा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अपील की है अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत शुरू करें। यह अपील ऑस्ट्रेलिया ने की है। अमेरिका और ईरान से सीज फायर बनाए रखने और फिर से बातचीत शुरू करने की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह अपील की गई है। बातचीत फेल हो गई। 21 घंटों तक बातचीत हुई है, लेकिन दोनों ही तरफ से कहा गया कि बातचीत बेनतीजा रही। और
जेडी वेंस ने कहा कि हमारे लिए जितनी बैड न्यूज है उससे ज्यादा ये ईरान के लिए बैड न्यूज है। लेकिन इस बीच में कई देशों की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि आपको फिर से बातचीत करनी चाहिए। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टिप्पणी आई है। उन्होंने अपील की है कि दोनों देश फिर से बैठे, सीज फायर बना रहे, आपस में बातचीत करिए, इस मसले को सुलझाइए। इजराइल ने हमले जारी रखे हैं और साउथ लेबनान पर फिर से इजराइल ने हमला किया है। इस बार इजराइल का दावा है कि हमने उनके रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इजराइल के हमलों में 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और ये बड़ी खबर, हमले इस तरफ जो है लगातार इस मोर्चे पर जो है जारी है और 5 लोग मारे भी गए और मौत का आंकड़ा लेबनानी सरकार लगातार बीच बीच में जारी करती है। और आईडीएफ का कहना है कि हमने तो उनके जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनको तबाह कर दिया। लेकिन एक बातचीत जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हो रही थी 21 घंटों की, उस बातचीत से अभी तक कुछ निकला नहीं है और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके श्रीवास्तव साहब, बातचीत हो रही थी लेकिन दोनों ही देश ये खुलकर नहीं बता रहे कि किस मुद्दे पर मसला अटका हुआ है। ना अमेरिका ने बोला है, ये तो बोला है कि भाई बातचीत बेनतीजा है, नुकसान ईरान का ज्यादा है, लेकिन कौन सी बात ईरान नहीं मान रहा या ईरान ने खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं देश? देखिए राजीव, जो बातचीत चल रही थी तो उसमें मेन मुद्दा जो शुरू में था, जो ट्रंप ने पब्लिकली कहा था कि रेजिम चेंज, फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि रेजिम चेंज कर गई है, जबकि रेजिम चेंज नहीं की पूरा विश्व जानता है। रेजिम का मतलब लीडर्स नहीं होते हैं, रेजिम का मतलब द वे होल स्ट्रक्चर इज मेड फॉर टू गवर्न दैट कंट्री। दूसरी बात उन्होंने ये कही, उसके बाद कहने लगे एब्सोल्यूट सरेंडर। एब्सोल्यूट सरेंडर वो नहीं हुआ। फिर बीच में बातचीत आई कि न्यूक्लियर वाली बात आई और उसमें यह आया कि जो 440 kg है वो हमें दे दीजिए आप, इनरिच यूरेनियम जो आपके पास है। और उनका ये भी कहना था कि हमने उनकी बाकी कैपेसिटी को ऑब्लिटरेट कर दिया है। अगर इन सारे बिंदुओं को आप जोड़ते हैं तो ये पता चलता है कि अल्टीमेटली कॉज ऑफ द मीटिंग वाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मगर अगर आप मुझसे पूछें तो दिस मीटिंग वाज डिजाइन टू फेल, क्योंकि डिजाइन टू फेल क्योंकि जिस जगह की गई उस पर ट्रस्ट नहीं है और एक जो पाकिस्तान का ने रिकॉग्निशन भी नहीं दिया है इजराइल को। लेकिन इजराइल एक मेन प्लेयर है। हासिल क्या होगा अमेरिका को? अमेरिका को हासिल क्या होगा? अमेरिका ने इससे टाइम मिला, जैसे बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कहा था, वी मे रीग्रुप, रीआर्म एंड आवर फोर्सेस कैन हैव लिटिल बिट ऑफ पीस टाइम एंड रेस्ट। तो ये बीच में जो आप इंटरिम पॉज लाते हैं उसमें हमेशा रीग्रुपिंग, रीआर्म होता है। और आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास में नेवल बेड़े आ रहे हैं और असेट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं और नाकाबंदी की भी बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड ऑपरेशन से पहले जो पॉज होता है, जिसको असेस करके मैं अभी भी आपको बताना चाहूंगा, मिलिटरली पॉज एंड अटैक बिकॉज द मोमेंटम अदर साइड इज लॉस्ट और आप उसको फिर असर्ट करते हैं। तो अगर आप नेवल फोर्सेस जमा कर रहे हैं, कोई डी एस्केलेशन आप शो नहीं कर रहे हैं, योर फिंगर इज स्टिल ऑन द ट्रिगर, then how the other person बताइए, क्योंकि कल हमने देखा कि जब बातचीत चल रही थी अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ते चले गए। क्या ये स्टेट ऑफ डेस्परेशन है अमेरिका का कि वो जल्दी से जल्दी उसको खोलना चाहता है, या फिर इसी ने ट्रिगर कर दिया ईरान को कि देखिए एक तरफ बातचीत चल रही है, आप डीएस्केलेट की बात कर रहे हैं, आप लगातार शांति की बात कर रहे हैं और आप नई डिप्लॉयमेंट भी वहां पर भेजते जा रहे हैं। क्या इन चीजों ने भी चीजों को बिगाड़ा? बिल्कुल सही प्रश्न आपने दिया। जब ये 2 नेवल के बेड़े वहां पहुंचे तो आप सोचिए जो लोग डील करने गए हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा होगा कि ये हम डील इसलिए कर रहे हैं, इनको पॉज दे रहे हैं, आपको डील कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला इट वाज डिजाइन टू फेल, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से बोलते हैं कि हम जीत चुके हैं और हमें जो कुछ पाना था हमने पा लिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खुलवा के दम लेंगे, तो अब आप बताइए उनके पास वही तो एक लेवरेज था, उसको अगर वो कर देंगे तो वहां डील क्या करेंगे वो लोग? तो टोटल सरेंडर तो कर नहीं सकते। पीस नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि कोई पीस प्लान बनेगा जिसमें एटलीस्ट दूसरा कंट्री जो विक्टिम कंट्री है, क्योंकि एग्रेसर इस केस में वॉर ऑफ चॉइस इज फॉर यूएस एंड इजराइल, तो उसको भी कुछ रिलीफ मिलेगी। उनके यहाँ 20,000 टारगेट्स हिट कर दिए गए हैं, उनके हॉस्पिटल्स, उनके जो आप देखिए फार्मास्यूटिकल सेंटर्स, स्कूल्स और उनकी बिल्डिंग्स सबको जमींदोज कर दिया। बिल्कुल जमींदोज किया गया, बड़ी तबाही मची है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हैं, हम मुनीर के पास भी जाएं, लेकिन उससे पहले अशोक सर, मैं चूंकि एक परसेप्शन पीके श्रीवास्तव सर ने रखा है, क्या आपका भी मानना है कि ये जो बातचीत हुई ये फेल होने के लिए ही हुई थी? जी धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। नहीं, मेरा विचार थोड़ा सा इससे अलग है। मैं ये समझता हूं जो दोनों डेलीगेशन जो वहां पर आए थे वो इस मकसद से आए थे जो कुछ ना कुछ हम यहाँ पर ठीक नतीजा निकाल कर चलेंगे। अदरवाइज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बहुत ही सीनियर है अपनी हायरार्की में, वो इतना दूर ट्रैवल करके आए, 300 लोगों को साथ में लेकर आए, तो मतलब कुछ उनमें यह था, उम्मीद थी जो हम कुछ
ना कुछ कर पाएंगे। दूसरी Destroyer बात क्यों है, भेज रहे थे? अगर आप बातचीत करने के इरादे से आए थे तो आप वहां ये देखिए, ये आपने आपका पहले भी प्रश्न था और मैंने कहा था ये उनका मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक है। वो उनका जो आर्ट ऑफ द डील में जो कहते हैं, जो हम दोनों तरफ से पिंसर मूवमेंट है, इधर से ये करेंगे, यहां से बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर निकल आएगा। परंतु एक उसमें मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, देखिए दोनों के दोनों बहुत थक चुके हैं और इनके लिए डोमेस्टिकली राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत आवश्यक हो गया है जो इस युद्ध को किसी ना किसी तरीके से, जैसे कहा जाता है, ऑफ रैंप लिया जाए। बिल्कुल, और वो उसमें उसके लिए आए थे। और जैसे अभी पीके श्रीवास्तव साहब ने बताया है, ईरान में कितना नुकसान हुआ है, कितना नष्ट हुआ है। अब ये आईआरजीसी तो ठीक है, अपनी छाती ठोक कर कहती रहे जो साहब हमने तो ये कर लिया है, हम तो अभी और लड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु जब एक बार ये युद्ध रुकेगा, सर हमारे साथ मुनीर भी जुड़े हुए हैं, हाँ। हमारे साथ इस्लामाबाद से मुनीर भी जुड़े हैं। मुनीर का रुख कर लेते हैं। मुनीर, देखिए ये तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आइस ब्रेकिंग तो था, देखिए दोनों को टेबल पर लाना, बातचीत करना, लेकिन क्या आगे की राह कैसी होगी? क्या पाकिस्तान की तरफ से कुछ नए इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं? क्योंकि खबर यह भी आ रही थी कि देखिए शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी जा सकते हैं। क्या वो उनकी एक अपनी डिफेंस डील को लेकर, डिफेंस स्ट्रेटजीज को लेकर मीटिंग होगी, या फिर इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत हो सकती है? मैं थोड़ी सी चीज क्लियर कर लूं। मुझे बार बार सुनाई दे रहा है कि ये जो बातचीत है बेनतीजा निकली। ये जो ड्राफ्ट था, ये दोनों को पहले शेयर किया जा चुका था। इस ड्राफ्ट के शेयर होने के बाद ये दोनों पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पे एक सेटिंग हुई है, डिटेल्ड 24 घंटे तक बात हुई है। तो यकीनी तौर पे देखें, ये आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है। जब आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं, कितना हाई स्टैंडर्ड, हाई ग्राउंड रखते हैं, ताकि आप जब वहां से निकले तो मैक्सिमम लेके निकले। और इस वक्त यही हो रहा है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी इंसाइट दे देता हूँ। मेजॉरिटी मैटर्स के ऊपर यूएसए, ईरान अपनी एक पेज पे आ चुके हैं। सिर्फ एक चीज का मसला है, जो कि ईरानी यूरेनियम है। यूएस का पहले क्लेम था कि उन्होंने जो ईरानी यूरेनियम है वो इतना नीचे दफन कर दिया है कि अब ईरान का कुछ नहीं कर सकता। आज यूएसए चाहता है कि वो यूरेनियम ईरान यूएसए के हवाले कर दे। ईरान अपनी सॉवरेनिटी को कैसे बरकरार ना रखे कि अगर वो इस तरह का इकदाम कर दे। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये आज या कल ये होना है, और ये एक बेहतर एक आइस ब्रेकिंग थी। आप सोचें कि यूएसए जो कि वेनेजुएला जाके उसके सदर को उठा के अपने पास ले आती है, वो आज एक ग्राउंड पे आ चुकी है, वो एक टेबल पे आ चुकी है बात करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बात और भी कही गई कि यूएसए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोल देगा, बाय फोर्स खोल देगा। सर अगर खोल लेता है तो क्यों नहीं खोला अभी तक? और अगर ये खोलने में मजीद महीना, 40 दिन, 2 महीने मजीद लग गए। इस वक्त यूएसए में सबसे बड़ा प्रेशर है इन्फ्लेशन का, डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशर है इम्पीचमेंट का। कहां जाके यूएसए खड़ा होगा, कहां जाके पूरी दुनिया खड़ी होगी? इससे पूरी दुनिया इन्फ्लेशन के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुनीर, यही बातें तो हम भी कह रहे हैं। मुनीर, यही बातें तो हम भी कह रहे हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है, डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डेस्परेशन भी दिखाया जा रहा है। हमारे साथ जसदीप सिंह जी भी है जो लगातार अमेरिका से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सिंह साहब, अभी अगर देखा जाए, जैसा मुनीर भी बता रहे हैं, जैसा हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, अमेरिका चाहता तो है, अमेरिका की इच्छा भी है, और देखिए ऐसा नहीं ईरान नहीं चाहता, ईरान की भी इच्छा है, लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिकी प्रशासन ये बात क्यों रख देता है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप हमारे हाथ में दे दीजिए, वो यूरेनियम भी आप हमारे हाथ में। 40 साल तक जिस चीज के लिए ईरान लड़ता रहा, सैंक्शन झेलता रहा, लगातार अपनी 2 बार युद्ध में 2 साल के अंदर युद्ध तक में आ गया, वो आखिरकार स्ट्रेटजीज अपने हाथ से निकालकर थाली में सजाकर अमेरिका को क्यों देगा? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ठीक होगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लॉ पढ़ें, यूनाइटेड नेशंस का पढ़ें, तो उसमें स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जितना ईरान का हक है उतना ही ओमान का भी हक है, और खाड़ी के सभी देशों का हक है। ईरान खाली उस पर कब्जा नहीं कर सकता, और गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है। और जब वहां पे माइंस भी बिछाई गई है, ये भी गैर, मतलब आपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के नाम गिना दिए, लेकिन अमेरिका को क्यों दिया जाए? अमेरिका तो मांग ही नहीं रहा। अमेरिका तो कह रहा है हम खोलेंगे इसे, हम तो सब मुल्कों के लिए खोल के देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल खुला होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए यहाँ से। यानी फ्री ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीमेसी रहेगी वो तो अमेरिका की ही रहेगी। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सैन्य तैनाती अमेरिका ने की हुई है, लगातार यूरेनियम की बात भी की जा रही है। श्रीवास्तव सर, ये सारी चीजें इर्द गिर्द घूमकर यही आती है कि देखिए आप जो सुप्रीमेसी रहे वो अमेरिका की स्टैब्लिश रहे, लगातार सऊदी के देश है, मिडिल ईस्ट के देश भी उसी रूल ऑफ लॉ से चले, और यहां पर भी क्या आपको लगता है कि किसी भी देश के लिए, खासतौर पर इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए भी ये जरूरी होगा कि अमेरिका के हाथ में सारी चीजें आ जाए? नहीं, देखिए वो तो
यूनिपोलर वर्ल्ड में तो ये हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जो कहते हैं कार्ड्स की बात करते हैं, अपने कार्ड्स खेले हैं, उससे लग रहा है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड खुद क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो खुला हुआ था, जिससे किसी कोई परेशानी नहीं थी, 47 ईयर्स से सैंक्शनड ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्पाइट वॉर्स उसने बंद नहीं किया था। अब सडनली उसने डिस्कवर किया कि ये मेरे हाथ में बहुत बड़ी कुंजी है, इस पर शिकंजा कसूंगा तो सारे लोग जो है त्राही त्राही माम करेंगे। अगर इस बात को आप मानते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना मतलब बहुत सारे बॉडी बैग्स का यूएस में जाना होगा। आप खोल सकते हैं, मिलिट्री पावर है, महाशक्ति है जहां तक यूएस का सवाल है, लेकिन उसके अंदर जितने नेवल एसेट्स का, जितने मेरीन्स का और जितने ग्राउंड फोर्सेस जो लैंड करना चाहेंगे, बिकॉज बिना ग्राउंड ऑपरेशन के वो हो नहीं सकता है। उसके पीछे रेंज है, जो सरगोज की पहाड़ियों की रेंज है, उसकी जो चोटियां हैं, डिफेंसिव पोजीशंस बैठ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप अटैक कर सकते हैं आर्टिलरी के द्वारा भी, इतनी दूरी नहीं है। तो इसलिए वहां पर एक मिलिट्री प्रॉब्लम है। वो उनके जनरल्स ने उनको जरूर बताया होगा, एडमिरल्स ने बताया होगा, जो कमांडर्स हैं वो जानते हैं इस बात को, इसीलिए वार्ता हुई है। लेकिन जहां तक बात आप कह रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मुद्दा है, लेकिन मुझे भी अभी लगता है कि ये जो बीच में पॉज हुआ है, इसका एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी है कि अगर सैंक्शंस हटा दिए जाएं और वो उनके डिफ्रीज कर दिया एसेट्स, तो शायद ईरान फिर वापस लौट के आएगा, क्योंकि वो भी थक चुका है। कई ऐसे अहम मुद्दे भी थे जिन पर दोनों ही देशों की अपनी अपनी शर्तें थी। ना अमेरिका ईरान की शर्तें मानने को तैयार था, ना ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार था। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. अमेरिका ईरान की बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी, लेकिन जेडी वेंस के इस ऐलान के साथ इस वार्ता से जुड़ी सारी उम्मीदें टूट गईं। 4 दिनों से जारी सीज फायर पर खतरा मंडराने लगा। मध्य पूर्व में फिर महायुद्ध का संकट खड़ा हो गया। यूं तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस बातचीत के डिरेल होने की सबसे अहम वजह माना जा रहा है, जिसका जिक्र जेडी वेंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। That we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. लेकिन इसके साथ ही कई और भी मुद्दे थे जिस पर दोनों पक्ष राजी नहीं हुए। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े रहे। दरअसल ईरान नागरिक उपयोग का हवाला देते हुए परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन करने पर राजी नहीं है। इसके साथ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि इस रूट पर ईरानी दबदबा और किसी तरह के टैक्स वो स्वीकार नहीं करेगा। एक मुद्दा ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों का भी है। अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए ईरान इस पर कोई दबाव नहीं चाहता। वहीं अमेरिका ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा खतरा मानता है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा तलखी परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज के मुद्दे पर ही बनी रही। इन्हीं मुद्दों पर मतभेद ने अमेरिका ईरान की बातचीत को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे एक बार फिर युद्ध छिड़ने का खतरा हो गया। इस्लामाबाद टॉक फेल होने के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के बीच कई मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर मतभेद बना रहा, जिसके चलते कोई समझौता नहीं हो सका। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि ये वार्ता अविश्वास भरे माहौल में हुई, लिहाजा एक सत्र में किसी नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उधर इस्लामाबाद में कूटनीतिक जंग फेल होते ही ईरानी मीडिया ने अमेरिका को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। कहा गया कि अमेरिका शांति नहीं चाहता, बल्कि वो बातचीत के जरिए सिर्फ पीछे हटने का बहाना तलाश रहा था। अमेरिका ईरान की बातचीत किसी नतीजे पर न पहुंचना मेजबान पाकिस्तान के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि इसके जरिए वो अपनी छवि अमन परस्त बनाने में लगा हुआ था। 39 दिन के युद्ध के बाद जब अमेरिका ईरान में बातचीत पर सहमति बनी, तो इससे मध्य पूर्व में हालात सुधरने की उम्मीद जगी थी, लेकिन बातचीत का फेल होना स्थायी शांति की उम्मीदों के लिए
बड़ा झटका है, जिससे एक बार फिर भीषण जंग का खतरा मंडराने लगा है। आज तक ब्यूरो।